स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक बार बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान पहले से था? आरजेडी ने खोला सियासी राज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान बीजेपी पहले से ही बना रही थी। पार्टी का कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कदम उठाए गए हैं। जो आरजेडी नेताओं के मुताबिक पहले राज्यसभा, फिर एमएलसी इस्तीफा और अब सीएम पद को लेकर के चल रही चर्चा, ये सब एक ही प्लान का हिस्सा है। उनका आरोप है कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को कमजोर कर रही है और सत्ता पर पूरी पकड़ बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी और फिर जेडीयू ने इन आरोपों को सीधे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है और फिर सरकार पूरी तरह से स्थिर है। ऐसे में ये मुद्दा अब बिहार की राजनीति में बड़ा विवाद बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और बढ़ सकता है। कई जिलों में छापेमारी से मचा हड़कंप, अधिकारियों के ठिकानों पर एक्शन। दरअसल बात यह है कि बिहार के कई जिलों जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और पटना के साथ साथ सिलीगुड़ी में एक साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार और डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार से जुड़े ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों के इन और अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और फिर संदिग्ध लेन देन की शिकायतें मिली थी। इसी आधार पर अलग अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और फिर संपत्ति से जुड़े कागजात की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आया है कि कुछ संपत्तियां महिला मित्र शगुफ्ता खातून के नाम पर खरीदी गई थी, जिसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिहार में गेहूं खरीद शुरू, 1 अप्रैल से पैक्स केंद्र पर अधिप्राप्ति। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2026 से पैक्स केंद्र पर शुरू होने जा रही है। यह सरकार ने इस बार भी किसानों से सीधे खरीद की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सके और बिचौलियों से बचाव हो। जब सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जब किसानों को इसी दर पर भुगतान किया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर निर्धारित केंद्र पर अपनी फसल जमा करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर आसान बनाया गया है, जब पैक्स और फिर व्यापार मंडलों के जरिए खरीद की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सके। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फिर उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा। नालंदा मंदिर में बड़ा हादसा, भगदड़ में कई लोगों की गई जान, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मुआवजा और जांच के आदेश। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिला की शीतला मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे बिहार को झकझोर करके रख दिया है। इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। यह घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता यानी कि मुआवजा देने की घोषणा की है, ताकि इस कठिन समय में परिवारों को कुछ राहत मिल सके। साथ ही साथ घायलों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हादसे के कारणों का पता लगाया जाए और जो भी जिम्मेदार हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसे धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और फिर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। कुल मिलाकर के इस घटना के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और कोशिश की जा रही है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मिले और फिर आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। 1 अप्रैल से बिहार में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, सीमा इलाकों पर खास नजर। दरअसल बात है कि बिहार में अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों पर फोकस रखा जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जे और फिर अतिक्रमण सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए इन इलाकों में
विशेष अभियान चला करके सरकारी जमीन और फिर सार्वजनिक स्थानों को खाली कराया जाएगा। जब प्रशासन, पुलिस और फिर राजस्व विभाग मिलकर के संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही साथ पहले नोटिस देकर के लोगों को अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के ये अभियान बिहार में जमीन और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जब लोकसभा में गरजे नीतीश, बिहार के हक के लिए मनमोहन सरकार से भिड़े। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकसभा में दिया गया आखिरी भाषण आज भी काफी लोगों की बीच चर्चा में है। जब उस दौरान उन्होंने बिहार के हक और विकास के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से सीधे टकरा गए थे। जब अपने भाषण में नीतीश कुमार ने बिहार की पिछड़ी स्थिति, संसाधनों की कमी और फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा था। जब उन्होंने कहा था कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए और विकास के लिए पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। उनका ये भाषण काफी प्रभावशाली और आक्रामक माना गया था। जब राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये भाषण नीतीश कुमार की मजबूत राजनीतिक छवि को दिखाता है, जहां उन्होंने बिना किसी हिचक के केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। आज भी इस भाषण को बिहार के अधिकारियों के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में याद किया जाता है। बिहार में डबल खुशखबरी, 239 इंस्ट्रक्टर्स के बहाली और नए आयुष अस्पताल खुलेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में रोजगार और फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार ने 239 इंस्ट्रक्टर्स की बहाली का फैसला किया है, जिससे युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग संस्थानों की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही सरकार कई जिलों में नए आयुष अस्पताल खोलने की तैयारी कर रही है। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और फिर यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से इलाज किया जाएगा, जिससे लोगों को इलाज के और विकल्प मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से एक तरफ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। खास करके ग्रामीण इलाकों में आयुष अस्पताल खुलने से लोगों को नज़दीक ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार में रोजगार और फिर स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। सीएम कुर्सी छोड़ेंगे लेकिन बढ़ेगा रुतबा, नीतीश को मिलेगा जेड+ के साथ एसएसजी सुरक्षा कवच। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही सीएम पद छोड़ दें, लेकिन उनकी सुरक्षा और रुतबा पहले से और ज्यादा मजबूत हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जेड+ सिक्योरिटी के साथ एसएसजी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कवर भी दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार की सुरक्षा में स्पेशल कमांडो तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। जहां उनके काफिले, आवास और फिर यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और हाई टेक और सख्त बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक अहमियत को देखते हुए उठाया जा रहा है। जब भले ही वे पद पर रहे या ना रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कुल मिलाकर के सीएम पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच भी नीतीश कुमार का प्रभाव और सुरक्षा दोनों बरकरार रहने वाले हैं। पत्नी के त्याग पर भावुक हुए पूर्व आईपीएस बोले, गौरी सब कुछ तुमने अकेले संभाला। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का एक भावुक बयान सामने आया है, जिसने लोगों का दिल छू लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के त्याग और फिर संघर्ष को याद करते हुए कहा कि गौरी सब कुछ तुमने अकेले संभाला। शिवदीप लांडे ने बताया है कि उनके करियर के दौरान खास करके व्यस्त और फिर चुनौतीपूर्ण समय में उनकी पत्नी ने परिवार और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभाली। उन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस सेवा के दौरान वे अक्सर घर से दूर रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा उनका साथ दिया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी पत्नी के समर्पण की तारीफ कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि उन परिवारों की भी है, जहां पर पीछे से कोई मजबूत सहारा होता है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है। बिहार में फैक्ट्रियों पर बड़ा फोकस, सम्राट चौधरी ने बताया इंडस्ट्रियल प्लान। दरअसल बात यही कि बिहार में अब सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के पर जोर दे रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार में इंडस्ट्रियल बूम लाने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे आने वाले समय में कई नई फैक्ट्रियां लगेंगी। जहां सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां, आसान नियम और फिर बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके।
इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार, बिजली और फिर सड़क जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है। यह सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में यानी कि बिहार में ही रोजगार के मौके बढ़े और युवाओं को बेहतर बाहर जाने की जरूरत कम पड़े। 1 अप्रैल से जनगणना शुरू, पूछे जाएंगे 33 सवाल, ये डिटेल रख लें तैयार। दरअसल बात है कि देश में 1 अप्रैल से जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें हर घर से करीब 33 तरीके की जानकारी ली जाएगी। ये जानकारी देश की आज़ादी, आर्थिक स्थिति और फिर सामाजिक ढांचे को समझने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। जनगणना के दौरान आपसे और फिर आपके परिवार से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ मांगी जाएगी, जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, लिंग और फिर वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और फिर रोजगार की स्थिति, घर का प्रकार यानी कि कच्चा घर है या फिर पक्का घर है, ये पूछा जाएगा। वहीं पर पीने का पानी, बिजली और फिर शौचालय जैसी सुविधाएं भी इसके बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर मोबाइल, इंटरनेट और फिर अन्य संसाधनों की उपलब्धता है या नहीं, यानी कि ये चीज़ आपके पास है, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी आय यानी कि आपकी आमदनी, और उसके बाद प्रवास यानी कि माइग्रेशन, और साथ ही साथ भाषा और फिर सामाजिक वर्ग से जुड़ी हुई जानकारी भी ली जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर के की जाएगी और फिर दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। यह सरकार का कहना है कि सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर योजनाएं बनती है और संसाधनों का वितरण किया जाता है। इसलिए सभी लोगों को पहले से जरूरी जानकारी तैयार रखने की सलाह दी गई है। रिश्वतखोरी में पकड़े गए सीईओ पर फिर गिरी गाज, सरकार ने दोबारा किया सस्पेंड। दरअसल बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। करीब 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए सीईओ को सरकार ने एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद राज्य के कई अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ पटना की सड़कों पर उतर आए थे और अपने साथी के समर्थन में प्रदर्शन किया था। इस विरोध के बावजूद भी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दोबारा निलंबन का फैसला किया, जिससे साफ संकेत दिया गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि रिश्वतखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले के बाद अन्य अधिकारियों को भी सख्त संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे कार्रवाई होगी। भागलपुर की अजब प्रेम की गजब कहानी, 26 दिन बाद थाने पहुंची प्रेमिका, प्रेमी फरार। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। एक लड़की जो कि 26 दिन बाद अचानक थाने पहुंच गई और अपने प्रेम संबंध की पूरी कहानी बताई, लेकिन उसका प्रेमी इस दौरान फरार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। करीब 26 दिन बाद दोनों साथ रहे, लेकिन अचानक किसी कारण से लड़का उसे छोड़ करके गायब हो गया। इसके बाद लड़की खुद थाने पहुंची और फिर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। दिलचस्प बात यह है कि लड़की के परिजनों ने भी इस मामले में नरम रुख दिखाया है। उनका कहना है कि अगर लड़का सामने आ जाता है तो फिर इस रिश्ते को स्वीकार कर लेने के लिए तैयार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लड़की की तलाश जारी है। भारत के सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट आ गई है सामने। 8वें नंबर ने सबको चौंकाया। दरअसल बात है कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर के एक चौंकाने वाली लिस्ट सामने आई है, जिसमें उन विभागों का जिक्र है जहां पर लोगों को सबसे ज़्यादा रिश्वत या फिर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इस लिस्ट में कई ऐसे विभाग शामिल हैं जिसमें आम जनता का रोजाना सामना होता है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग, नगर निगम विभाग, बिजली विभाग, जमीन रजिस्ट्री यानी कि राजस्व विभाग और परिवहन विभाग जैसे सेक्टर सबसे ऊपर बताए गए हैं भ्रष्टाचार की लिस्ट में, जहां पर लोगों को अक्सर काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जी हाँ, रिश्वत देना पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य और फिर शिक्षा से जुड़े कुछ विभाग में भी इस लिस्ट भी शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 8वें नंबर पर ऐसा विभाग है जिस पर आमतौर पर लोग भरोसा करते हैं। इससे ये साफ होता है कि भ्रष्टाचार की समस्या सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर फैली हुई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बेटे निशांत कुमार का रिएक्शन, रखी बड़ी मांग। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के चर्चाओं के बीच उनके बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी मांग रखती है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। निशांत कुमार ने कहा है कि राज्य में जो भी फैसला हो
वह जनता के हित और फिर स्थिरता को ध्यान में रख कर के लिया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया है कि राजनीतिक फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ करके होनी चाहिए ताकि बिहार के विकास पर असर ना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता मुझे भी आशीर्वाद देगी। जी हाँ, उनके इस बयान को लेकर के लोग जेडीयू के अंदर चल रही चर्चाओं से जोड़ करके देख रही है। ऐसे में ये साफ है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिर्फ नेताओं ही नहीं बल्कि उनके परिवार के बयान भी अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। 1 अप्रैल से बिहार में बड़े बदलाव, बिजली से लेकर के टैक्स तक बदलेंगे नियम। दरअसल बात है कि बिहार में 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। जैसे सरकार ने बिजली टैक्स और फिर अन्य सेवाओं से जुड़े कई बदलाव लागू करने की तैयारी कर ली है। जैसे सबसे बड़ा बदलाव बिजली को लेकर के है, जहाँ अब टाइम ऑफ डे यानी कि TOD टैरिफ लागू होगा, जिसमें दिन के समय बिजली सस्ती और फिर रात के समय बिजली महंगी हो सकती है। इसका मकसद बिजली की खपत को संतुलित करना है ताकि लोग जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और फिर सिस्टम पर दबाव कम हो। इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री में बढ़ोतरी की तैयारी है जिससे प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। वहीं पर कुछ टैक्स और फिर सरकारी सेवाओं की फीस में भी बदलाव संभव है जिससे सरकारी राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इन बदलाव से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और फिर व्यवस्थित होगी। हालांकि आम लोगों के लिए ये जरूरी है कि वे इन नए नियमों को समझें ताकि आगे किसी परेशानी से बचा जा सके। RJD विधायक फैसल रहमान पर सियासी चर्चा, वोटिंग वाले दिन की सच्चाई आई सामने। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में RJD विधायक फैसल रहमान को लेकर के अब बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन विधानसभा में अहम वोटिंग हो रही थी उसी दिन उनकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिस वजह से वे उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। अब उन्हें बीजेपी कोटे से विधानसभा समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की बातें सामने आ रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सामने आई जानकारी के अनुसार उनकी गैर हाजिरी किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं थी बल्कि पारिवारिक कारणों की वजह से थी। इसके बावजूद भी ये मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। बिहार के 18 जिलों में मौसम अलर्ट, आंधी बारिश और वज्रपात का खतरा। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 18 जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अचानक बदलते मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और फिर बिजली गिरने की आशंका है। ऐसे में खास करके किसानों, मजदूरों और फिर बाहर काम करने वालों से को सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम खराब रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा, यानी कि पहले बारिश, आंधी और फिर तेज गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि खराब मौसम में पेड़ या फिर खुले मैदान से दूर रहें। बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। या किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करने को कहा गया है। ये मौसम बदलाव बिहार में इस समय गर्मी प्लस आंधी बारिश के मिले जुले दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। यात्रा से सत्ता तक का सफर, रात में मंच पर बुला करके सुनते थे लोगों की समस्याएं। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का एक अलग ही अंदाज रहा है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। जो उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए जनता के बीच यात्रा राजनीति को हथियार बनाया और गांव-गांव जाकर के लोगों से सीधे बात किया। नीतीश कुमार की खास बात यह रही है कि वे सिर्फ भाषण देकर के नहीं लौटते थे बल्कि रात में भी मंच लगा करके लोगों की समस्याएं सुनते थे। आम लोग सीधे उनके सामने अपनी परेशानी रखते थे, चाहे वो सड़क, बिजली या पानी या फिर प्रशासन से जुड़ी शिकायत हो। कई मामलों में वहीं पर अधिकारियों को बुला करके तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते थे। इन यात्राओं जैसे कि न्याय यात्रा, विकास यात्रा और फिर समाधान यात्रा के जरिए उन्होंने न सिर्फ जनता का भरोसा जिताया है बल्कि जमीनी हकीकत को भी समझा है। यही कारण माना जा रहा है कि उन्होंने बार बार सत्ता हासिल कर की है और लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ये शैली सेवा आधारित राजनीति की मिसाल मानी जाती है, जहां पर नेता सीधे जनता से जुड़ करके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का ये तरीका आज भी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। 69 राजस्व अधिकारियों को नोटिस,
नौकरी पर खतरा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 69 राजस्व अधिकारियों को नोटिस भेजा है। जहां इनसे पूछा गया है कि आपको नौकरी से क्यों नहीं हटाया जाए। या दरअसल ये अधिकारी बिना अनुमति हड़ताल पर चले गए थे, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। जहां सरकार ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। जहां सभी अधिकारियों को 13 अप्रैल तक जवाब देने का समय दिया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो फिर सस्पेंशन या फिर बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि काम छोड़ करके हड़ताल अब बर्दाश्त नहीं होगी। नीतीश के बाद कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? जेडीयू चीफ के इशारे से बड़ी सम्राट चौधरी की दावेदारी। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नए चेहरे को लेकर के सस्पेंस जारी है, लेकिन अब जेडीयू की ओर से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू नेतृत्व ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा किया है, जिससे उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान भी कई बार इशारों में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया था। जब जेडीयू के अंदर ये चर्चा है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो सामाजिक संतुलन बनाए रख सके, और इस लिहाज से सम्राट चौधरी को फिट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के अंतिम फैसला करेंगे, जिससे जातीय समीकरण और फिर राजनीतिक संतुलन अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन से ही होगा, और सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। एलपीजी जमाखोरी पर सख्त सरकार, पीएनजी कनेक्शन को लेकर के बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में गैस सिलेंडर की जमाखोरी और फिर कालाबाजारी को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि जहां भी अवैध या स्टॉक या ब्लैक मार्केटिंग मिले वहां तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। हाल के दिनों में गैस सप्लाई को लेकर के शिकायतें बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां पर लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि एलपीजी सिलेंडर पर दबाव कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे गैस की सप्लाई सुनिश्चित होगी और फिर जरूरतमंद लोगों तक सिलेंडर आसानी से पहुंच पाएगा। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, नौकरी जाएगी और हो सकती है जेल। दरअसल बात है कि बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच में सामने आया है कि हजारों शिक्षकों ने फर्जी डिग्री और फिर दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है। जानकारी के मुताबिक करीब 2953 शिक्षक आरोपी पाए गए हैं और कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिसमें जेल की सजा तक शामिल हो सकती है। इसके अलावा इन शिक्षकों से अब तक मिली सैलरी भी वापस ली जाएगी। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। 10 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा, बिहार में सियासी बदलाव का काउंटडाउन शुरू। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं और इसके बाद कभी भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार पहले ही विधान परिषद यानी कि एमएलसी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि वे अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। इस फैसले के बाद एनडीए के अंदर नए मुख्यमंत्री को लेकर के मंथन तेज हो गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार इस्तीफा देता है तो फिर ये उनके लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंत का संकेत होगा और राज्य में नए नेतृत्व की शुरुआत हो सकती है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर नया विवाद, जबरन साइन के आरोपों से सियासत गरम। दरअसल बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया और उनके हस्ताक्षर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है, जहाँ खासतौर पर राबड़ी देवी के करीबी माने जाने वाले नेता उनके भाई सुनील सिंह ने दावा किया है कि इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी तरह से साफ नहीं है और इसकी जाँच होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि ये जो साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, ये जबरदस्ती हस्ताक्षर किया गया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। जी हाँ,
पूर्णिया से बड़ी खबर। पूर्णिया में पुलिस बदमाश आमने सामने, मुठभेड़ में हथियारों का जखीरा बरामद। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्णिया में पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिससे इलाके में हरकत मच गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ कुख्यात अपराधी किसी बड़े वारदात को अंजाम योजना बना रहे हैं। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंच करके घेराबंदी की। जब पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 राइफल, 50 से ज्यादा गोलियां और लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अपराधी बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। खास करके किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों के बीच इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कार्रवाई भी अब पहचान देख करके होती है। मामला जुड़ा है बिहार के रहने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी से, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि 2 साल पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि ये टिप्पणी उनकी मां पर नहीं बल्कि गाय पर थी। हाल ही में जब उस बयान का वीडियो वायरल हुआ तो फिर यूपी एसटीएफ ने उन्हें बिहार से गिरफ्तार कर लिया और बहराइच लेकर के चले गए। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई है उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि मौलाना के साथ पुलिस द्वारा बुरा व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि टॉर्चर की भी बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और खबरों के बाद लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई सही है। इस बीच लोग एक और उदाहरण दे रहे हैं कि यूपी के ही यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम लिया जा रहा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भी कई बार विवादित बयान और आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके खिलाफ भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई होगी या फिर कानून का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस मामले ने सीमांचल की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि वे मौलाना की कानूनी मदद करेंगे और इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ेंगे। वहीं पर कोचा धमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने भी परिवार के लोगों से भी बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जहां उनकी टीम मौलाना के पैतृक गांव पथराबाड़ी पहुंची, जहां पर परिवार से मुलाकात की और वीडियो कॉल के जरिए खुद मास्टर मुजाहिद आलम से भी बात की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। अब ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या देश में कानून का इस्तेमाल सबके लिए एक जैसा हो रहा है या नहीं। सीमांचल में लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। साहबुल अख्तर को किशनगंज कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, किशनगंज की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां पर कांग्रेस ने संगठन को लेकर के अहम फैसला लेते हुए जिले की कमान नए चेहरे को सौंप दी है। इस फैसले के बाद स्थानीय सियासत में हलचल तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शाहबुल अख्तर को किशनगंज का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं पर अब तक इस पद पर रहे इमाम अली चिंटू को हटा दिया गया है। पार्टी का ये कदम आने वाले चुनाव को देखते हुए रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। शाहबुल अख्तर पहले भी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। पद संभालते ही उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दी और आगे की योजना पर चर्चा तेज कर दी। जब पार्टी के अंदर यह बदलाव ऐसे समय में किया गया जब सीमांचल में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। यह कांग्रेस चाहती है कि नए नेतृत्व के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। जब पूर्व अध्यक्ष इमाम अली चिंटू के कार्यकाल की बात करें तो उनके नेतृत्व में पार्टी ने कुछ अहम चुनावी फैसले लिए थे, जिसमें किशनगंज विधानसभा सीट पर सफलता मिली थी। इसके बावजूद भी अब पार्टी ने नई रणनीति के तहत बदलाव का रास्ता चुना है। नए अध्यक्ष बनने के बाद शाहबुल अख्तर ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलेंगे और जिले में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब कुछ लोग नए नेतृत्व का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ अभी भी पुराने अध्यक्ष के पक्ष में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये बदलाव सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि शाहबुल अख्तर के नेतृत्व में पार्टी सीमांचल खास करके किशनगंज में कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाती है। ये तो खैर आने वाले वक्त ही बता पाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, किशनगंज एसडीपीओ गौतम कुमार पर ईओयू का शिकंजा कसा गया है। यहां पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। यह कहा जाता है कि एसडीपीओ गौतम कुमार करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा किए हैं और ये सभी संपत्ति आय से अधिक है। जहाँ उन्होंने अपने नाम पर बंगले और कई जमीन प्लॉट ले लिए हैं, सोना चांदी के गहने और कई सारी संपत्ति उन्होंने अपने सर्विस कार्यकाल के दौरान अर्जित किया है। हालांकि बताया जाता है कि ये इन संपत्तियों को कई अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किए हैं, यानी कि किसी दूसरे का नाम किया है। जब सुबह सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे से लेकर के आम लोगों तक हर किसी को चौंका दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक पुलिस अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। जहाँ अब बस इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में तैनात एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और कार्यालय पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चली। जब बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम 3 गाड़ियों में करीब 10 से 12 अधिकारियों के घर पहुंची थी, जिन्होंने एसडीपीओ के आवास और फिर दफ्तर में गहन जांच की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीन से जुड़े कागजात, बैंक डिटेल्स और निवेश से संबंधित जानकारियां खंगाली गई। ईओयू की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गौतम कुमार पर करीब 1,94,00,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। यह उनकी घोषित आय से लगभग 60% ज्यादा बताई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उस पहलू को लेकर के है जिसमें आरोप है कि एसडीपीओ ने अपनी महिला मित्र शगुफ्ता खातून के नाम पर कई जमीनें खरीदी थी। हालांकि बाद में उन जमीनों को उनके बेटे के नाम गिफ्ट कर दिया गया। या सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई जमीन के डीड, महंगी संपत्तियों के दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं। जांच टीम अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इन संपत्तियों के पीछे आय का वास्तविक स्रोत क्या है। यह गौर कर देने वाली बात यह है कि गौतम कुमार का लंबा कार्यकाल सीमांचल के जिलों में ही बीता है और वे पहले भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वे किशनगंज में एसडीपीओ के पद पर तैनात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां पर मात्र 7 दिनों के अंदर 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 9,70,000 रुपए भी जुर्माना वसूला है। जहां किशनगंज में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख अब साफ नजर आने लगा है। जब बीते 7 दिनों में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी, चोरी और फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक साथ शिकंजा कसा गया है। जब इस अभियान के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नया संदेश गया है कि कानून तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज पुलिस ने 23 से 29 मार्च के बीच विशेष अभियान चला करके बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 53 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान संतोष कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें अवैध बालू खनन, शराब तस्करी, मादक पदार्थ, पशु तस्करी और फिर बाइक चोरी जैसे मामलों पर खास फोकस किया गया है। जब पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि आर्थिक दंड के रूप में भी बड़ी वसूली की गई है। जब वाहन जांच अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 9,70,625 रुपए की शमन राशि जमा कराई गई है। अभियान के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई है। जब पुलिस ने 118 लीटर विदेशी शराब और 283 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। इसके अलावा कई तरह के वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 हाईवा ट्रक, 4 ट्रक, 4 कार, 4 पिकअप, 1 ट्रैक्टर और 1 टेम्पो और 2 मोटरसाइकिल शामिल है। वहीं पर अन्य बरामद सामान में 1 चोरी की मोटरसाइकिल, साइकिल, 2 मोबाइल फोन, 76 मवेशी, 80 लॉटरी टिकट, 5,467 रुपए भारतीय मुद्रा और 1,065 रुपए नेपाली करेंसी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खास करके सीमावर्ती जिला होने के कारण किशनगंज में पशु तस्करी, शराब तस्करी और फिर अन्य अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोस्तों, किशनगंज में 1 अप्रैल को 4 घंटे बिजली गुल रहने वाली है। किशनगंज के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है, क्योंकि 1 अप्रैल को बिजली को लेकर के थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। विद्युत विभाग ने साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस कार्य के चलते कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद रहेगी। ऐसे में अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है और अपने जरूरी काम समय से पहले निपटा लीजिए। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में 1 अप्रैल 2026 को बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 11 kV फीडर नंबर 6 पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके कारण करीब 4 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान फीडर से जुड़े कई इलाकों में अंधेरा रहेगा। प्रभावित क्षेत्रों में ट्योसा,
शिमलबाड़ी, पिपला, गाजपरा, नया टोला, डेक्सरा, काला पहाड़ और बालीचुक समेत आसपास के कई गांव शामिल है। विद्युत विभाग का कहना है कि ये मेंटेनेंस कार्य जरूरी है ताकि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। हालांकि इस दौरान लोगों को कुछ घंटों की असुविधा जरूर झेलनी पड़ेगी। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने जरूरी काम जैसे कि पानी भरना, मोबाइल चार्ज करना या फिर अन्य घरेलू कार्य समय से पहले पूरा जरूर कर लें। इसके साथ ही बिजली कटौती के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सोच समझ करके करने और फिर अनावश्यक जोखिम से बचने को कहा गया है। वहीं पर अधिकारियों के अनुसार अगर मेंटेनेंस कार्य समय पर पूरा हो जाता है तो दोपहर 1 बजे के बाद बिजली आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये कटौती थोड़ी समय के लिए जरूर परेशान कर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य भविष्य में बेहतर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसलिए विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि काम समय पर पूरा हो सके और आगे बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।